दीदी, तू कभी सोचती है कि हमारा घर असल में क्या है? घर या नाव या तैरता हुआ बेड़ा? मुझे तो कभी कभी नींद में महसूस होता है कि घर धीरे धीरे डोल रहा है। क्या कह रही है तू? हाँ, तब ऐसा लगता है जैसे हम किसी जहाज पर हैं और बहुत दूर चले जा रहे हैं, दुनिया के किसी ऐसे देश में जहाँ किसी को कोई कमी नहीं है, किसी की आंखों में आंसू नहीं है। क्या तुझे कभी ऐसा नहीं लगता दीदी? रात को जब घर थोड़ा सा झुकता है तब क्या तुझे भी नहीं लगता कि हम कहीं जा रहे हैं? तेरी सपने देखने की आदत कभी नहीं जाएगी बिनी। घर तो घर ही है। बाबा ने इसे अपने हाथों से बनाया था। याद है कैसे वो बड़े बड़े बांस काटते थे, माँ रस्सी बटती थी और तू छोटी सी बच्ची बनकर बांस के लट्ठों पर बैठकर गाना गाती थी। बाबा कहते थे ये घर तैरेगा लेकिन कभी डूबेगा नहीं। मैं आज भी बाबा की बात पर यकीन करती हूँ, तू भी कर। बाबा की बात करते ही तेरी आंखें भर आती है दीदी। मैं देख पाती हूँ तू छुपाती है, लेकिन मैं जानती हूँ बाबा माँ चले गए, पर ये घर तो है, ये नदी है, तू है, मुझे और क्या चाहिए बोल। बस कभी कभी लगता है कि गांव के लोग हमें थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं, जैसे हम यहाँ के हैं ही नहीं। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया कर। जिनके पास अपना कोई काम नहीं होता वही दूसरों के बारे में बातें करते फिरते हैं। हम अपने में खुश हैं, किसी से कुछ लिया नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया। अपने हाथों से मछली पकड़ते हैं, साग तोड़ते हैं, जाल बुनते हैं। बस इतनी ही हमारी दुनिया है और इतनी ही काफी है। तो इन बातों को कान मत दे, समझी? समझ गई दीदी, फिर भी मन उदास हो जाता है। अच्छा छोड़िए सब, आज दोपहर को क्या पकाएगी बोल। कल जो मछली पकड़ी थी उसी का शोरबा बनाऊंगी और किनारे पर अरबी के पत्ते हैं, थोड़ी देर बाद तोड़ लेना। दीदी वो देख, बादल कैसे काले होते जा रहे हैं, जैसे किसी ने आसमान में स्याही बिखेर दी हो। लगता है इस बार बारिश बहुत भारी होगी, पिछले साल से भी ज्यादा। नदी का पानी कल से ही बढ़ रहा है। ध्यान दिया तूने? किनारे के कीचड़ पर जो निशान था वो सुबह से ही डूब चुका है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है दीदी। डरने से काम नहीं चलेगा बिनी, रस्सियों को मजबूती से बांध। देख रही है उस कोने की गांठ ढीली हो गई है। बाबा सिखाते थे एक गांठ ढीली मतलब पूरे घर पर संकट। आ मैं पकड़ती हूँ, तू खींच। दीदी तू इतनी सख्त कैसे है? क्या तुझे कभी डर नहीं लगता? ये घर, ये नदी, ये तूफान सब अकेले संभालती है। मैंने तुझे कभी रोते नहीं देखा। माँ भी इतनी मजबूत नहीं थी। तेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मुझे तो डर लगता है, तो लगता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और हमारे चारों तरफ पानी की तो कोई कमी नहीं है। उससे अच्छा है हाथ चला, काम कर। बादल देखकर डरने वाले बरसात में टिक नहीं पाते। और सुन, अंदर जितने कपड़े और चावल हैं, सब ऊपर के मचान टान पर रख दे। पिछले साल फर्श पर रखे चावल के बोरे भीगकर खराब हो गए थे। भूल गई क्या? उस बार 3 दिन तक हमने सिर्फ सूखा मुड़ी मुरमुरा खाकर गुजारा किया था। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ दीदी, कर रही हूँ। याद है उस बार तूने अपने हिस्से का मूड़ी भी मुझे दे दिया था। मैंने खा तो लिया, पर बाद में समझा कि तू भूखी थी। उस दिन से मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वैसे एक बात कहूँ, आज शाम को पार्वती भाभी को एक बार बुलाओ। पर खाली हाथ मत जाना। वो जो सूखी मछलियाँ रखी है उनमें से कुछ भाभी के लिए ले जा। लोगों से अगर कुछ उम्मीद रखनी है तो उन्हें देना भी सीखना पड़ता है।
सुबह से बादल देखकर मन बड़ा बेचैन हो रहा था। सोचा तुम लोगों से थोड़ा मिलाऊं। गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है, खा लो दोनों। कल बाजार गई थी तो सुना कि चारों तरफ बाढ़ का अलर्ट दे रहे हैं। पहाड़ों में बहुत बारिश हो रही है। रात को तुम लोगों के इस तैरते हुए घर का सोचकर मुझे नींद नहीं आई बेटी। भाभी, तुम अगर नहीं आओगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जो हमारा हाल चाल लेती हो। बाकी सब तो दूर से देखते रहते हैं, कोई पास नहीं आता, बात नहीं करता। बस तुम और दुलाल मास्टर जी, इन दोनों के अलावा हमारा और कौन है? तेरी दीदी खुद कुछ नहीं खाती, सब तुझे खिला देती है। मैं देखती हूँ और समझती भी हूँ। वो अपने शरीर का जरा भी ध्यान नहीं रखती। खैर छोड़ वो बात, एक जरूरी बात कहनी है बिनी, जरा ध्यान से सुन। क्या बात है? गांव के लोग बुरे नहीं है समझी, लेकिन श्याम मंडल का असर बहुत ज्यादा है। वो जो कहता है गांव के कई लोग वही सुनते हैं। कल मैंने उसे तुम लोगों के इस किनारे की तरफ देखते हुए खड़े देखा था। साथ में वो नाप जोख करने वाला आदमी भी था, वही जो शहर से आता है और हाथ में फीता लेकर घूमता है। क्यों? मुझे लगता है वो ये जगह हड़पना चाहता है। बिनी, अपनी दीदी से कहियो कि संभल कर रहे। श्याम मंडल चाहे तो पूरे गांव को अपनी जेब में रख सकता है, ये बात भूलना मत। दीदी से कहूंगी तो दीदी बोलेगी हमने किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन भाभी, मैं जानती हूँ कि डरने की बात है। जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है। हमारे पास क्या है? एक तैरता हुआ घर और 2 खाली हाथ। भाभी, तुम बताओ, क्या श्याम मंडल सच में हमें यहाँ से निकाल देगा? कर पाएगा या नहीं ये तो नहीं जानती बेटी, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा, ये मैं समझ पा रही हूँ। तू अपनी दीदी से कहे एक बार दुलाल मास्टर जी से जाकर मिले। वो समझदार इंसान है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और हाँ, ये रस्सी ले जा, मैं लाई हूँ। मोटी रस्सी है, काफी मजबूत है, बरसात में काम आएगी। मास्टर जी, आप तो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नदी के किनारे की वो जगह देखी आपने, जहाँ वो 2 बहनें अपना बांस का घर बनाकर बैठी हैं? वहाँ मैं एक मछली का तालाब बनाना चाहता हूँ। जगह बहुत शानदार है, नदी के मोड़ पर है, पानी आने का रास्ता भी है। सालों में लाखों का मुनाफा होगा। श्याम, वो दोनों लड़कियां वहाँ अपने पिता के जमाने से रह रही हैं। सुधीर दास याद है तुम्हें? उसने अपने हाथों से वो घर बनाया था। तुम उन्हें कहाँ भेजोगे? सड़क पर? थोड़े इंसान बनो श्याम। मास्टर जी, आप बड़ी पुरानी बात करते हैं। ये बिजनेस है, यहाँ इमोशन नहीं चलते। और वो जमीन तो सरकारी है ना, वो तो कब्जा करके बैठी है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, कानून की बात कह रहा हूँ। सरकारी जमीन पर कोई घर नहीं बना सकता। यही तो आप स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हर जगह कानून की दुहाई मत दो श्याम। तुम्हारे घर के पीछे जो तालाब है वो भी तो कभी सरकारी था, भूल गए? तुम्हारे पिता ने उस पर कब्जा करके तालाब खुदवाया था। कोई कागज नहीं था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता के पास ताकत थी। अन्याय मत करो श्याम। मास्टर जी, आप मेरे पिता को बीच में मत कीजिए। वो दूसरा दौर था, मैं आज की बात कर रहा हूँ। अन्याय किसी दौर का नहीं होता श्याम। अन्याय हमेशा अन्याय ही रहता है। पार्वती, तुम तो उन दोनों बहनों के घर आती जाती रहती हो। तुम ही बताओ, सरकारी जमीन पर घर बनाना क्या सही है? कल ब्लॉक ऑफिस जाकर पता करके आया हूँ। वो जगह नदी के किनारे की सरकारी खास बंजर जमीन है। वो कोई कागजात नहीं दिखा पाएंगी। श्याम भैया, तुम इतने बड़े जमींदार हो, तुम्हारे पास और भी कितनी जगह है। उन 2 लड़कियों की उस छोटी सी जगह पर तुम्हारी नजर क्यों है? उनके पिता इस गांव में 30 साल रहे, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब सुधीर दास नहीं है तो लड़कियां अकेली रह गई है।
इसीलिए तुम लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। क्या ये सही है? पार्वती, तुम भावुक होकर सोचती हो, मैं हकीकत से सोचता हूँ। कागज पर जिसका नाम है जमीन उसी की है। ये मेरी बात नहीं, कानून की बात है। तुम उन दोनों बहनों से कह दो भलाई इसी में है कि वे चुपचाप चली जाएं, वरना मैं थाने जाऊंगा, तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उनका बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं अपना हक भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हक? वो जगह तो तुम्हारी भी नहीं है श्याम भैया। सरकारी जमीन तो सबकी होती है। तुम वहाँ मछली का तालाब बनाना चाहते हो, वो भी तो कब्जा ही है। फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास पैसा है और उनके पास पैसा नहीं है। पार्वती, तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। जानते हो तो करो, लेकिन बाद में जब नतीजा सामने आएगा तब रोना मत। मास्टर जी, गांव में क्या चल रहा है मैं सब समझ रही हूँ। चाय की दुकान पर, बाजार में, घाट पर हर कोई हमारे बारे में ही बातें कर रहा है। कोई कहता है हम कब्जाधारी है, तो कोई कहता है हमें निकाल देना चाहिए। क्या हमने सच में कोई गुनाह किया है मास्टर जी? गौरी, तुम्हारे पिता सुधीर मेरे छात्र थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। मुझे याद है, उन्होंने इस जगह पर घर बनाने से पहले ग्राम पंचायत से इजाजत ली थी। कोई एक कागज था, लेकिन वो अब कहाँ है मैं नहीं जानता। तुम डरो मत गौरी, मैं उस कागज को ढूंढूंगा। मास्टर जी, कागज हो या ना हो, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन गांव के लोग जब हमारी तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हैं तो दिल टूट जाता है। बिन्नी छोटी है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। कल बिन्नी रात भर रोई है। मैं क्या करूं, आप ही बताइए मास्टर जी। तुम बस बिन्नी को संभालो, उसे टूटने मत दो। कोशिश कर रही हूँ मास्टर जी, कब तक कोशिश कर पाऊंगी नहीं जानती, लेकिन हार नहीं मानूंगी। गौरी, मैं तुमसे साफ बात करता हूँ। इस गांव में सब जानते हैं कि तुम लोग सरकारी जमीन पर बैठी हो। तुम्हारे पिता ने एक तैरता हुआ घर बनाकर नदी के किनारे कब्जा कर लिया बिना किसी इजाजत के। यह अवैध कब्जा है, यह अपराध है। तुम जितनी भी सीधा चेहरा बनाकर रखो, सच नहीं बदलेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तुम्हारे पास कोई कागजात हैं? दिखाओ। अगर नहीं है तो चुपचाप जगह खाली कर दो। गांव के लोग पर बोझ बनकर मत रहो। मैं साफ बात कह रहा हूँ, घुमा फिराकर बात करने की आदत मेरी नहीं है। श्याम बाबू, मैं बोझ बनकर किसी के घर में नहीं रहती। अपने हाथों से मेहनत करती हूँ और खाती हूँ। किसी के आगे आज तक हाथ नहीं फैलाया। इतना घमंड है तुम लोगों में? मेरे पिता ने इस गांव में 30 साल बिताए हैं। गांव के लोगों के लिए नावें बनाई है, बाढ़ में लोगों की जान बचाई है। आपके घर की वो जो पुरानी नाव है, वो भी मेरे पिता के हाथों की ही बनी है। जानते हैं ना, आज उसी इंसान की बेटियों को आप कब्जाधारी कह रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? अगर मेरे पिता जिंदा होते तो क्या आप ये सब बात कह पाते? तुम्हारे पिता जिंदा नहीं है गौरी। भावनाओं से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता। कागज दिखाओ, नहीं तो बाहर निकलो। गांव की इस बैठक में सब गवाह हैं। मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ 7 दिन का। 7 दिनों के अंदर अगर कोई सबूत नहीं दिखा पाई तो कानूनी कार्रवाई मैं करूंगा। ये धमकी नहीं, हकीकत है। मैं किसी धमकी से नहीं डरती। श्याम बाबू, आप कानून की बात कर रहे हैं। कानून तो दोनों के लिए है। मेरे पिता एक ईमानदार इंसान थे और मैं उनकी बेटी हूँ। सच मेरे साथ है। आपको जो करना है करिए। देख लेंगे गौरी, 7 दिन याद रखना। 7 दिन नहीं, 70 दिन हो जाए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी, पानी घर में घुस रहा है। देख, उस कोने की रस्सी टूट गई है। घर कांप रहा है दीदी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज की पंचायत की बैठक के बाद से मन वैसे ही बहुत उदास है। उस पर से ये तूफान, लग रहा है आज रात सब खत्म हो जाएगा।
थोड़ा शांत हो जा बहन। हमारा घर, हमारा सब कुछ, सब बह जाएगा। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? अगर सच में घर बह गया तो हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। चुप कर बिनी, डरने से हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। उठ, मेरी मदद कर। वो बांस पकड़, उधर के खंबे में बांधना है, जोर से खींच। हाँ हाँ, इस तरह। और रो मत, रोने से तूफान नहीं थमता। मैं हूं ना, फिर डर किस बात का? दीदी, ये तो सच में मानती है कि हम यहाँ रह पाएंगे? श्याम मंडल, गांव के लोग, ये बार सब कुछ जैसे हमारे खिलाफ है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। कभी कभी लगता है बाबा ने ये तैरता हुआ घर बनाकर गलती की थी। अगर पक्की जमीन पर घर होता तो कम से कम पैरों के नीचे मजबूत जमीन तो होती। हमारी ये डगमगाती जिंदगी और कितने दिन चलेगी दीदी? बाबा ने कोई गलती नहीं की थी। बाबा जानते थे पानी हमारा दुश्मन नहीं, पानी हमारा दोस्त है। पानी से लड़कर जिया नहीं जा सकता, पानी के साथ तैरना सीखना पड़ता है। इसीलिए ये घर तैरता हुआ है। तो अगर नहीं होती तो मैं क्या करती? मुझे नहीं पता, सच कह रही हूँ। मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। गौरी, विनी, सुनो सुनो, श्याम का बेटा छोटा बबलू नदी में गिर गया है रे, नाव पलट गई है। क्या कह रही हो? कैसे? बहाव इतना तेज है कि कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा। बबलू दिखाई दे रहा है उधर दाहिनी तरफ, एक पेड़ का तना पकड़े हुए है, लेकिन कब तक पकड़े रहेगा? अगर हाथ फिसल गया तो? हाय, कोई बचाओ उसे। गांव के मध्य किनारे पर खड़े हैं, कोई पानी में नहीं कूद रहा। बहाव देखकर सब डर रहे हैं। बिनी, सुना तूने? चल चल, हमें जाना होगा, चल। दीदी, इस तूफान में, इस तेज बहाव में तू पागल हो गई है क्या? एक बच्चा नदी में है, वो मर जाएगा। चल, वक्त नहीं है। वो बांस का बेड़ा भेला खोल, रस्सी साथ ले। मैं पहले पानी में उतर रही हूँ, तो बेड़ा लेकर पीछे पीछे आ। भाभी, तुम किनारे पर ही रहो, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हम लौट कर ना आए तो दुलाल मास्टर जी से कह देना कि हमारे बाबा के कागजात उन्हीं के पास है, उस टीन के बक्से में। ये क्या कह रही है गौरी? तुम दोनों लौट कर आओगी, जरूर लौट कर आओगी। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। संभल कर बेटी, संभल कर। उस पेड़ की तरफ जाओ, बबलू वही है। दीदी, मैं भी आ रही हूँ, तू अकेली नहीं जाएगी। लेकिन बेड़ा मत छोड़ना, बेड़ा पकड़े रखना, मैं तैर कर जा रही हूँ। बबलू, बबलू, वो जिंदा है, वो ठीक है ना? हाय राम, गौरी, तुम दोनों ने इस तूफान में, इस तेज बहाव में मेरे बेटे की जान बचाई। मैं क्या कहूँ, मैंने तुम लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया? क्या मैं इंसान कहलाने लायक हूँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं है श्याम बाबू, बेटे को ले जाइए, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। जल्दी से इसे गर्म कपड़े पहनाइए, थोड़ा गर्म दूध पिलाइए। वो बहुत डर गया है, लेकिन ठीक है। गौरी, तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरे बेटे को बचाया है। मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया, गांव में जो अफवाहें फैलाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, लालच में अंधा हो गया था। श्याम काका, पहले बच्चे को ले जाइए, वो कांप रहा है, बातें बाद में होती रहेंगी। गौरी, मुझे तुम्हारे बाबा का वो कागज मिल गया है। तुम्हारे पिता सुधीर दास ने नदी के किनारे घर बनाने के लिए ग्राम पंचायत से लिखित अनुमति ली थी। उस समय के प्रधान के हस्ताक्षर हैं, मुहर भी है। तुम लोग कोई कब्जाधारी नहीं हो गौरी।
मास्टर जी, आप नहीं जानते कि आज आपने मुझे क्या दिया है। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये मेरे बाबा का सम्मान है। मैं जानती थी कि बाबा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन बिना सबूत के बातों पर कौन भरोसा करता है। तुम्हारे बाबा को तुम पर गर्व था गौरी। आज सच में देख लिया, तुम अपने बाबा की ही बेटी हो। ये कागज संभालो, ये तुम्हारे अधिकार का सबूत है, और शाम को तो मैं ये खुद दिखाऊंगा। मास्टर जी, आज अगर बाबा होते तो जानते हैं क्या कहते? वे कहते, देखा गौरी, सच कभी हारता नहीं है। गौरी, मैं आया हूँ। जानता हूँ तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। दुलाल मास्टर जी ने मुझे वो कागज दिखाया, तुम्हारे पिता का अनुमति पत्र। तो देख लिया आपने? मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? तुम लोगों को कब्जाधारी कहा, गांव में बदनामी फैलाई, पंचायत की बैठक में अपमान किया, लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, और तुमने उस रात मेरे बेटे की जान बचाई। जो इंसान तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहता था, उसके बेटे के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या कर पाता? कभी नहीं कर पाता। अब उन सब बातों के बारे में मत सोचिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मुझे माफ कर दो गौरी। मैं जानता हूँ मैं माफ करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बबलू तुम्हें नहीं भूला है, और मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। श्याम बाबू, माफ करना मुश्किल नहीं है, भूल जाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। सबके पिता कागज छोड़कर नहीं जाते, सबके साथ दुलाल मास्टर जी नहीं होते। आपके पास ताकत है, उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कीजिए, तभी आपका ये माफी मांगना सार्थक होगा। गौरी, तुमने मुझे सिर्फ माफी नहीं किया, तुमने मुझे एक सीख दी है। मैं वादा करता हूँ इस गांव में अब किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं बदलूंगा। वादा करना आसान है श्याम बाबू, निभाना मुश्किल है। देखते हैं। बिन्नी, आज तुम्हारे इस छोटे से तैरते हुए घर के सामने पूरा गांव आया है। जानती हो, मैं 50 साल से इस गांव में पढ़ा रहा हूँ। कितने बच्चे मुझसे पढ़कर गए, कितनी पीढ़ियां देखी है मैंने, लेकिन आज जैसा दिन मैंने बहुत कम देखा है। मास्टर जी, मैं बचपन से सोचती थी कि हमारा घर सबसे अलग है, इसीलिए सब हमें अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन आज समझ आ रहा है, अलग होना कोई गुनाह नहीं है। आज तुम्हें कैसा लग रहा है, बताओ? आज मुझे लग रहा है हम सच में अकेले नहीं हैं, पूरा गांव हमारा परिवार है। और मास्टर जी, एक बात कहूँ, मैं अब कभी नहीं डरूंगी। दीदी ने कहा है कि डर पर जीत हासिल करनी होती है, मैं करूंगी। बिल्कुल ठीक कहा बिनी। और सुनो, तुम्हारा घर तैरता हुआ जरूर है, लेकिन कोई तूफान, कोई बाढ़, कोई लालच इसकी जड़ों को कभी उखाड़ नहीं पाएगा। आज से तैरता हुआ घर सिर्फ 2 बहनों का घर नहीं है, ये पूरे गांव का घर है। यहाँ सबकी जगह है, सबकी। मास्टर जी, दीदी को थोड़ा बुलाओ क्या? वो उस कोने में खड़ी होकर नदी की तरफ देख रही है, शायद बाबा के बारे में सोच रही है। बुलाने की जरूरत नहीं है बिनी, उसे वहीं रहने दो। मास्टर जी, आज मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये दोनों लड़कियां मेरी अपनी बेटी हो जैसी है। इनकी हंसी देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। गौरी, बिनी, तुम दोनों मेरा मान हो, बेटी। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इस गांव में बहुत सी गलतियां की हैं, सिर्फ इन 2 बहनों के साथ नहीं, और भी कई लोगों के साथ। आज से मैं खुद को बदलना चाहता हूँ।
गौरी ने मुझसे कहा था ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कीजिए। मैं वही करूंगा, इस गांव के लिए, इन लोगों के लिए। श्याम काका, बातों से नहीं काम से करके दिखाइएगा। दिखाऊंगा बेनी, वादा करता हूँ।